औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हसन फुकर। दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, और इसके लिए हमने एक डॉक्टर साहब को दावत दे रखी है। उनका ताल्लुक भी अंजुमन तलबा इस्लाम से है, और उसके अलावा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम उन्होंने एक डेंटल टीम को तश्कील दिया, और उसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाके पोर्टेबल डेंटल कैंप्स लगाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की, और साथ ही लोगों में मुख्तलिफ किस्म की फ्री में अदवायात फराम की। जनाब डॉक्टर तला खिजरी साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अंजुमन तलबा इस्लाम साउथ पंजाब और जनाब अरहम सलीम साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ओरल हेल्थ, यानी कि ओरल हाइजीन भी कहते हैं। ओरल हेल्थ के बारे में बात करें तो अल्लाह ताला ने हमारे जो जिस्म को बनाया है वो इस तरह बनाया है कि पूरा जिस्म जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और पूरा जिस्म जो है उसके जो आज़ा हैं वो जिस्म के अंदर महफूज हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं, कुछ ऐसी कैविटीज़ हैं कि जिसके ज़रिए इन्फेक्शन जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है, जिसका सबसे अहम रूट जो है वो हमारा मुंह है, ओरल कैविटी है। अगर ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होंगे, जरासीम मौजूद होंगे, मुंह की बीमारी का शिकार होगा हमारा मुंह, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी वहाँ से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उस वो तमाम जरासीम बीमारियाँ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती हैं और होती भी हैं, जिससे हम अगर हम मुंह की बीमारी के शिकार हैं, क्योंकि अगर हम मुंह सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसमें जिंजिविटिस और पेरियोडोंटाइटिस सबसे अहम की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें मसूड़े सूज जाते हैं और हड्डी जो गल जाती है बिल्कुल और नीचे चली जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं उसकी वजह से। तो ये अगर इन सब बीमारियों का आप शिकार हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी आप बीमारियों का, सिस्टमिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और अगर वो आपको हैं तो उसमें और मज़ीद इजाफा हो सकता है। जैसे कि अगर आप मुंह की सफाई आपकी ठीक नहीं रहती है तो आपका निज़ाम सही से काम नहीं करेगा, मुंह में छाले होते हैं और मुंह के जो कॉर्नर्स हैं वो सूख जाते हैं, छाले हो जाते हैं, सही से खाना नहीं खाया जाता। इसके अलावा अगर कैलकुलस जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, अगर आपके मुंह के अंदर वो मौजूद है कचरा, जरासीम, तो वो आपके दिल तक पहुंचकर खून के ज़रिए बीमारी पैदा कर सकते हैं, जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा आपको याददाश्त का मसला इसमें पेश आ सकता है। ये स्टडीज़ कहती हैं कि अल्जाइमर डिजीज़ एक होती है जिसमें याददाश्त का एक मसला रहता है, और उसमें अगर मुंह की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो वो कंडीशन ख़राब हो सकती है। इसके अलावा नमूनिया भी मुंह के ज़रिए लंग्स तक जो है ना वायरस जा सकता है, और उसके बाद नमूनिया हो सकता है। इसके और अलावा प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि जो ख़वातीन मुंह की बीमारी का शिकार होती हैं, जिंजिविटिस या पेरियोडोंटाइटिस का, तो ये स्टडीज़ ये बताती हैं कि बच्चा वक्त से पहले और उसका वज़न कम होगा, ऐसी ये शिकायत इसमें रहती हैं। इसके अलावा हम कुछ इसके इस्लामी पहलुओं पर भी गौर करेंगे कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए हमें मिसवाक के ज़रिए मिसवाक के बारे में बताया है, और ओरल हाइजीन की जानिब हमें तवज्जो दिलाई है। जिसमें से एक ये अच्छा, जो भी अहादीस में बात कर रहा हूँ उसका कोई हवाला आपको चाहिए हो तो मैंने ये दावत इस्लामी का जो रिसाला है मिसवाक की अहमियत के बारे में, वहाँ पर सब तमाम हवाले मौजूद हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो एक है कि मिसवाक करो पीले दांतों के साथ मेरे पास ना हो। अब आप इस हदीस में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम हमें ये तलकीन कर रहे हैं कि मिसवाक करो और पीले दांतों के साथ मेरे पास ना हो, यानी कि गंदे मुंह के साथ आना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था।
इसके अलावा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्क़त और दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं उन्हें हर वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। अब इसमें भी बड़ी अहमियत की जानिब यानी कि जो मुँह की सफाई की जानिब हमारी तवज्जो दिलाई गई है इस हदीस के ज़रिए कि नॉर्मल ये होता है कि हम मिसवाक के बारे में कोई हदीस सुनते हैं तो हम उससे मिसवाक की फजीलत जानकर सुभान अल्लाह कह के आगे भूल जाते हैं उसे, लेकिन उसके पीछे जो असल मकसद होता है हमें बताना, जो मकसद होता है असल कि हमें दरअसल तो अपनी सफाई का ख्याल रखना है ताकि हमारे दांत साफ हो, मुँह से बदबू ना आए और हम बाकी जिस्मानी बीमारियों से महफूज रह सकें। तो दो हदीस मैंने बताई और इसके अलावा एक और हदीस है कि मिसवाक का इस्तेमाल अपने पर लाजिम कर लो कि इससे मुंह की पाकीज़गी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। इस पर भी आप देखिए कि कितनी खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया गया है मुँह की सफाई के बारे में कि अगर हम मुँह की सफाई रखते हैं तो अल्लाह की खुशनुदी इससे हमें हासिल होती है। इसके अलावा एक और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रिसाइल ज़ाहिरी के वक्त मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मिसवाक ले आऊँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का इशारे से हाँ कहा और मैं मिसवाक अपने भाई से मिसवाक ले आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और मिसवाक सख्त होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक नहीं कर पा रहे थे तो मैंने अपने दांतों से उसको नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांतों पर मिसवाक करने लगे। ज़ाहिरी के वक्त भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हमें ये दर्स मिलता है कि मुंह की सफाई की कितनी अहमियत है और इसके एक तो साइंसी पहलुओं के साथ रूहानी भी पहलू हैं, मजहबी पहलू भी हैं जिसको अहादीस जब नमाज के ज़रिए अभी हमें नमाज की अहादीस में मिलती है कि जो मिसवाक के साथ नमाज है उसका सवाब ज़्यादा है जो हम नॉर्मल वज़ू के साथ नमाज पढ़ते हैं उसके मुकाबले में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि नॉर्मली यही हमारे यहाँ राइज है बात के 5 वक्त वज़ू के साथ मिसवाक करनी चाहिए, लेकिन हम जब हदीस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हुए भी वज़ू मिसवाक करते थे, सोने से उठते हुए भी मिसवाक करते थे और खाने के बाद इस तरह हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज़्यादा ख्याल रखते थे अपनी हाइजीन का, जिसमें ओरल हाइजीन के बार बार हदीस के ज़रिए अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया। लेकिन इसके बरक्स अगर तो पाकिस्तानी या मुसलमान इस चीज़ की तरफ ध्यान बिल्कुल भी यही कहूँगा कि नहीं देते हैं और स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो ये हमारा साउथ एशिया रीजन है इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुंह की बीमारियों का शिकार होते हैं। उसकी एक वजह तो ये कि हमारे यहाँ मुंह की सफाई का रुझान नहीं है, जो बहुत कम लोग सफाई करते भी हैं उन्हें सही सफाई गाइडेंस नहीं है कि किस तरह सफाई रखनी चाहिए मुंह की, तो उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पान, गुटखे और बीड़ी और शराब इसकी वबा में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इसकी वजह से ओरल कैंसर जो है वो दूसरी सबसे बड़ा कैंसर के तौर पर यहाँ पर अभी तक पाया जाता है। तो जब आप समझ सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो स्टेटस जो है वो ख़राब होगा। लोग अगर आप ये पान गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, तो एक तो ये आपका सोशल स्टेटस आ जाता है कि लोग आपसे थोड़ा सा कतराते हैं, आपके मुंह में बदबू आती है। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि बात दिल ही नहीं करता कि उनके साथ हम बात करें। फिर आप ये देखिए कि वही काले पीले दांत लेकर वो नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं, जबकि अभी हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो पीले दांतों के साथ
मेरे पास ना हो। और ये भी हम जानते हैं कि हमें बताया गया है कि मुंह से बदबू आ रही हो, यानी कि प्याज वगैरह खाई हो, तो मस्जिद में ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हम नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, अपने दीगर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मामला को। लेकिन अगर साइंसी और इस्लामी पहलुओं पर बात करें तो जिस तरह की अहादीस के ज़रिए और साइंटिफिक स्टडीज़ के ज़रिए मैंने आपको बताया कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। और इसके अलावा रोज़ी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक जो है रोज़ी में बरकत का वो है, तो आप मिसवाक करें, रोज़ी में बरकत और आसानी पैदा होती है। तो ओरल कैंसर पे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्मली जो हमारे पास केसेस आते हैं वो यही पान गुटखे की जो वबा में लोग मुब्तला होते हैं, तो उनको एक तो खाने में मसाइल रहते हैं, मुंह में छालों की शिकायत हमेशा रहती है, मुंह में छाले हैं, और इसके अलावा फिर ऐसे ऐसे पहले तो उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। नॉर्मली अब अगर आपके गिरद से लोग होंगे जो आप देखेंगे वो मुंह सही खोल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जो हेल्थ है, पूरा जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यानी कि आप देखिए कि पहली तो बात यह है कि जब उनसे खाया ही नहीं जाएगा, उनको शिकायत रहेगी, उनसे सही चबाया नहीं जाएगा, जब वो उनका मुंह पूरा नहीं खुलेगा, वो दांतों का जो असल काम है चबाने का, ग्राइंड करने का, खाने को वो नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट उनको पेट में लेके जाना पड़ेगा, जो दांतों का काम है वो मैदे को दांतों को करना पड़ेगा। तो उनकी सेहत तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सोशल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर जाहिर बात है रोज़ी की जो भी हमने बात की कि जो लोग साफ सुथरे पसंद करते हैं उनके पास जाना, उनसे लेना, और उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत मेरी कुचेरी हालत में है, मुंह में साफ नहीं है, गुटखा है, सामने गंज जमा हुआ है मुंह में, तो लोग बदबू आ रही है, लोग उससे अवॉइड करते हैं सामान लेने से या उसके पास चीज़ें जाकर ख़रीदने से। तो ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक सवाल जो मैंने, ये जो आपने सारी चीज़ें हमें बताई ओरल हाइजीन के हवाले से, इन चीज़ों से ये इन डिजीज़ से हम बच कैसे सकते हैं, इसका थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या देते हैं वो बताइएगा। जी हाँ, एक तो इसके मुख्तलिफ इसमें आ जाते हैं। एक तो है कि ब्रशिंग, कि हमने दिन में 2 दफ़ा ब्रश लाजमी करना है, रात में सोते हुए और सुबह में जब हम जाग जाते हैं उसके बाद ये ब्रश जो है 2 टाइम्स, ये सबसे अहम एक तो ये बात आ गई। ठीक है, उसके बाद ये बात आ जाती है कि जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस खाना खाने के बाद हमें ये अहादीस के ज़रिए बताया गया है खाने के आदाब में कि आप खाने से पहले हाथ धोएं, कुल्ली करें और अपने मुंह के अगले हिस्से को साफ कर लें ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह जो गंद है वो अंदर ना जाए। और फिर उसके बाद खाना जब खा लें तो उसके बाद अच्छी तरह कुल्ली करें और दांतों का खिलार करें, जिसको हम फ्लॉस कहते हैं, फ्लॉसिंग कहते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें, एक तो फ्लॉसिंग, क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो दांतों की जो बीच की सफाई है वो सही नहीं हो पाती, जो असल वजह बनती है दांतों की बीमारियां जिसकी वजह से फैलती हैं, जो कि आगे मैंने बताया कि दिल की बीमारियों पर बाकी वजह चीज़ों की वजह बनती हैं। तो दांतों की बीच की सफाई जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली ये होता है कि दांतों को सिर्फ आगे से ही बस साफ़ किया जाता है, दांतों की पीछे की सतह को और ज़बान को साफ़ नहीं किया जाता। तो दांतों की आगे की सतह, पीछे की सतह और ज़बान को लाजमी आपने साफ़ करना है। इसके अलावा जो आपकी खाने की आदत हैं उसमें ये आ जाता है कि आप जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं कि अभी बस ये खा लिया, अभी चिप्स खा लिया, वो खा लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो सलाइवा है, थूक जो होता है, वो उसकी जो आम हालत है वो तेजाबियत नहीं, वो इंक्लाइन होता है। तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो
उसकी जो कंडीशन है या उसकी जो वो है तेज़ाबियत में तब्दील हो जाता है, तेज़ाबियत आ जाती है उसमें। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे दांत हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं, अगर हमारे जिसको हम कीड़ा लगना कहते हैं। तो हमें एक तो ये चीज़ आ गई कि खाने, मैंने ब्रश का बता दिया, फिर ये बताया कि खाने के फ़ौरन बाद आप कुल्ली कर लें। फिर ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीक्वेंटली ना खाएं, बार बार खाने से ये मसाइल मैंने आपको बताया कि आते हैं। तो दूसरा ये चीज़ कि आप उसमें जो मीठा है उसकी मिकदार को थोड़ा कम कर दें। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चों की मैं अगर बात करूं तो जो छोटे बच्चे का ये होता है कि वालिदैन इस तरफ ध्यान नहीं देते, और मुख्तलिफ जो हमने कैंप्स की आपने बात की, कैंप्स के ज़रिए स्कूल्स में मुख्तलिफ इलाकों में हमने जाकर वो किए हैं कैंप्स वगैरह, तो उसमें बच्चे छालियाँ खाते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो हम उसमें उनसे ये बात पूछते हैं बच्चों से कि आपके वालिदैन इस चीज़ का मना नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हम भी खुद खाती हैं। ये तो बात तो उसमें वालिदैन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक तो बच्चे ये छालियाँ ना खाएं, और जो उनके खाने की आदत है जो छोटे बच्चे हैं उसमें उनको आप चीज़ें जो दे रहे हैं उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का एक फ़र्क होना चाहिए। यानी कि अगर अभी आपने एक चीज़ दी, उस बच्चे ने खा ली, अब उसमें और अगली उसमें 2 से 3 घंटे का एक फ़र्क होना चाहिए, ताकि जो हमारा सलाइवा है वो एसिडिक हो गया है, तेज़ाबियत में तब्दील हो गया, वो दोबारा नॉर्मल उसमें आ जाए और फंक्शन करने लगे। उसके बाद फिर अगर आप खाना चाहें तो वो खा लें। जी जी नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, अगर आपने कोई डॉक्टर साहब से कोई सवालात करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें, हम आपके सवालात का जवाब ज़रूर देंगे। अब डॉक्टर साहब एक चीज़ और मेन कि आप किस चीज़ की प्रायोरिटी देंगे, मसवाक ज़्यादा करनी बेहतर रहेगी या ब्रशिंग करना बेहतर रहेगा? जी हाँ सर, इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं ब्रश और मिसवाक के ऊपर। तो आखिर का जो उसका नतीजा यही है कि क्योंकि पहले जो वक्त था उसमें खाना जो है वो बहुत सादा था और बहुत ज़्यादा इस तरह का इस्तेमाल भी नहीं था जो हम फ्रीक्वेंटली खाते हैं खाना बार बार, तो उसमें मिसवाक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। लेकिन अब क्योंकि क्लिनिकली हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, तो उसमें जो मिसवाक वाले लोग हैं ज़रा उनकी ओरल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन अगर हम उसको पढ़ें, जो सब चीज़ें चाहिए हमें वो ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीकैरियस सब एजेंट्स उसमें मौजूद हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिव होगी। तो इस वक्त बेहतर ही जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप 2 दफ़ा जो ब्रशिंग कर रहे हैं वो करें, और मिसवाक को जो नमाज के साथ अगर कर लें तो और ज़्यादा बेहतर इसके नताइज आएंगे। और इसके एक तो ये कि सुन्नत आपकी अदा होगी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो भी अदा होगी, और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके नताइज आपको मिल सकेंगे जो मुख्तलिफ स्टडीज़ के बाद हमें ये पाते हैं। अच्छा, हमारे साबिक मरकज़ी सदर ATI पाकिस्तान के जनाब सैयद बुनी शान साहब ने सवाल भेजा है कि दांतों की सफाई अगर डेंटिस्ट से करवाई जाए तो इसका दांतों पर की सेहत पर क्या असर होगा, इसको ज़रा डिफाइन कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये दरअसल ये बहुत जो है ना वो हर फील्ड का कोई ऐसा सवाल होता है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और मैं ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अगर आप ना पूछते तो भी मैंने ये सोचा हुआ था कि कुछ जो इस तरह की चीज़ें हैं वो मैं इसमें शामिल करूँगा। तो एक जो चीज़ मैं बीच में प्रिवेंटिव जो क्वेश्चन किया था उसमें बताना भूल गया था, वो ये कि आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को एक तो ये कि विज़िट करना चाहिए, ताकि जो भी छोटा इशू है वो वहीं पर उसको अरेस्ट किया जाए और वो मज़ीद बड़े मसले में ना जाए। तो जब आप 6 महीने बाद जाते हैं तो उसमें स्केलिंग भी हम कहते हैं कि वो कराई जाए। हर 6 महीने में हम रिकमेंड करते हैं, दांतों की जो डेंटिस्ट सफाई करते हैं उसको स्केलिंग कहते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने में उस जाकर आप उसको कराएं, ताकि जो इन सब चीज़ों के बावजूद, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि जो सब चीज़ें बताई गई हैं बावजूद जानने के हम उन चीज़ों पर अमल नहीं कर सकते। उसकी वजह से ऐसा होता है कि कैलकुलस हमारे दांतों में जमा हो जाता है और उससे वहाँ से साफ होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि फिर वही सिस्टमिक इश्यूज और हाफिजे के मामला और वो सब चीज़ें अभी अच्छी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि वहाँ से। और आम तौर पर क्या होता है कि लोगों के अंदर ये कंसेप्ट होता है
कि हम अगर सफाई कराएंगे कि दांत तो हिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कैलकुलस होता है, मतलब ऐसा होता है कि वो इतना पुराना होता है कि उसने आपके मसूड़े को भी खत्म कर दिया होता है, जिसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं आमतौर पर। तो उसमें मसूड़ा भी नीचे चला गया होता है, और जो आपकी हड्डी होती है उसको भी वो गला चुका होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से आपका दांत जो है, अब वहाँ पर जो कैलकुलस जमा हुआ है उसी कैलकुलस के ऊपर आपका दांत रुका हुआ है। अब जब दांत की सफाई वहाँ से होती है, कैलकुलस वहाँ से हटता है, तो जाहिर बात है जब वो सपोर्ट थी जो उसकी हड्डी और उसका मसूड़ा, वो वहाँ से तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब वहाँ पर वो दांत जो है वो हिल जाता है। तो लोगों में आमतौर पर ये तासुर जाता है कि शायद सफाई कराने की वजह से ये मेरा दांत हिल गया है। ऐसा नहीं होता। मज़ीद आपकी सेहत बेहतर होती है, आपके दांतों की सेहत बेहतर होती है, आपके मज़ीद सिस्टमिक जो कंडीशन है वो मज़ीद बेहतर होती है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई इशू तो नहीं होता, जैसे कि आपने बताया कि स्पेसिंग आ जाती है, तो वो उससे कोई इशू तो नहीं, पेन वगैरह या कोई ऐसा मसला तो नहीं होता? नहीं, स्पेसिंग नहीं आती। वो मैंने आपसे अर्ज़ की कि वहाँ पर मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से, हड्डी कमज़ोर होने की वजह से दांतों में स्पेस आता है और कैलकुलस अपनी जगह वहाँ बना लेता है। अब जब वहाँ से कैलकुलस हटता है तो हमें ये लगता है कि जनाब हमारे दांतों में गैप आ गया है या फिर हमारे दांत हिल गए। तो वो दरअसल आपका जो मुंह में कचरा जमा हुआ है कैलकुलस जो कहता है वो निकल रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति हो रही है। लेकिन एक जो चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है, चलें वो बात में फिर आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे पास सवाल ऑडियंस की तरफ से आया और मेरा सवाल भी बिल्कुल मिलता जुलता है। पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप हमारे ऑडियंस को ब्रशिंग करने का तरीका बता दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, आपने ही बताया कि उनको ब्रशिंग करने का तरीका नहीं पता। एक तो वो बता दें, और एक सवाल है मोहम्मद अलीम साहब पूछते हैं, जुबान पर जो टार्टर जम जाता है उसका क्या करना चाहिए? जी हाँ, असल में जो ब्रश का, अच्छा वो आपने पूछा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने की थी, तो मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया था कि खुद से कोई अगर पूछे ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कोई लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेक्चर में नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ब्रशिंग जो टेक्निक है वो ये है कि आपने ब्रश को लेना है और 45 डिग्री एंगल पर उसको ऐसे रखना है, ठीक है। ब्रश ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, दरमियाना ब्रश। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो वो भी फूड पार्टिकल्स को निकाल नहीं पाएगा। तो एक तो ब्रश आपको इस तरह चाहिए। दूसरा, ब्रश आप हर 3 महीने में तब्दील करेंगे, 2 चीज़ें। फिर अब आपने 45 डिग्री एंगल पे अपने ब्रश को रखना है ऐसे, और सर्कुलर मोशन देनी है, ना आपने ऐसे रगड़ना है ना ऐसे रगड़ना है। इससे आपके दांतों को भी नुकसान होता है और आपके मसूड़ों को भी नुकसान होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मसूड़े जो है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, खून आ रहा होता है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जी मैं ब्रश करता हूँ तो मुझे खून आ रहा होता है। एक तो ये वजह होती है कि उनके मसूड़े सूजे हुए होते हैं, और दूसरी वजह ये होती है कि वो ब्रश इस तरह करते हैं कि मसूड़ों पे जाकर लगता है और वहाँ से खून आना शुरू होता है। तो आपने 45 डिग्री एंगल पर रखना है, सर्कुलर मोशन देनी है, ठीक है, चारों तरफ। फिर पीछे जो दांतों की सतह है उसको आपने इस तरह साफ करने के, फूड पार्टिकल जो निकल लगे हुए वो बाहर आ गए। खासतौर पे ये जो आपके आगे के दांत पीछे की जो सतह है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, आप सब लोग अभी ये लेक्चर सुन ही रहे हैं, अभी आप देखें और अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा में तस्वीर लेके देख लें कि आपके जो आगे के दांत है उसके पीछे की तरफ आप लोगों को पीलापन महसूस होगा। वहाँ सबसे ज़्यादा कैलकुलस जमा होता है, क्योंकि वहाँ आमतौर पर सफाई एक तो हो नहीं पाती, दूसरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा सलाइवा होने की वजह से वहाँ डिपोजिशन जल्दी हो जाती है। तो ये कि वहाँ से आपने सफाई करनी है पहले तो, ठीक है, सफाई करनी है। ऊपर से भी दांतों के पीछे से इसी तरह साफ करना है। और जबान को आपने लाजमी साफ करना है, क्योंकि जो मुंह से बदबू आने की सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि मुंह, जबान को हम साफ नहीं करते, फिर वहाँ बैक्टीरिया मौजूद रहता है, और फिर वो जो हम खाना खा रहे होते हैं उसको यूटिलाइज करके फिर वो जो है ना वो स्मेल वहाँ पर प्रोड्यूस करता है। जबान साफ करने का भी कोई तरीका, कोई प्रॉपर तरीका जो डॉक्टर्स की तरह नहीं, वो बस इसी तरह जो ब्रश होता है, कुछ ब्रश के पीछे वो बना होता है, उससे आप साफ करें। नहीं बना होता बस सॉफ्ट जो ब्रश है उससे आप जबान को साफ करें। अच्छा, अगला सवाल किया है मलिक अब्दुल रशीद ने कि जब सोकर उठते हैं तो दांतों में खून आया होता है, इसका कोई हल?
जी, उसमें मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये मैंने आपको बताई कि जिंजिवाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसमें ये होता है कि मसूड़े जो हैं वो आपके सूजे हुए होते हैं। आम जो मसूड़े थे उसके मुकाबले में, जो क्योंकि वजूहत यही होती हैं कि जो हमने एहतियात हमें इस्लाम ने बताई हैं, साइंस ने बताई हैं, उन सबको हम फॉलो। तो उसमें सबसे अगर आप परमानेंट उसका सोल्यूशन चाहते हैं कि आप डेंटिस्ट के पास अपने जाएं। एक तो वो डायग्नोस हो कि वो जिंजिवाइटिस की वजह से आपको खून आ रहा है। अगर जिंजिवाइटिस की वजह से आ रहा है तो सबसे पहले आपकी सफाई होगी, दांतों की सफाई के बाद टूथपेस्ट और आपको ब्रश वगैरह का बताया जाएगा, जो परमानेंट फिर आपका एक सोल्यूशन होगा। अभी तो ये है कि आप कोई टूथपेस्ट वगैरह का देंगे तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फिलहाल ये होगा कि आपका खून आना बंद हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट अगर आप सोल्यूशन समझते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक दफ़ा स्केलिंग जरूर करानी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, फैसल नदीम साहब पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों के जी डबल आ रहे हों तो उसका क्या करें? ये बच्चों में बहुत आता है कि दांत डबल निकल जाते हैं। जी हाँ, इसका क्या करें? इसको क्राउडिंग कहते हैं। उसमें एक तो वजह ये होती है कि बच्चों के मुंह का साइज छोटा होने की वजह से जो दांत हैं अपनी जगह पे नहीं आ पा रहे होते। दूसरा ये वजह होती है कि जो उनके दूध वाले दांत हैं वो वक्त पर नहीं गिरते, नहीं निकलते, जिसकी वजह से जो परमानेंट दांत आना होता है पीछे उसको जगह नहीं मिलती, तो फिर वो जहाँ उसको जगह मिलती है वो वहाँ से आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास, जिस तरह अगर आप की आदत बना लें कि हर 6 महीने में हमने, तो उसमें छोटे मसाइल उनका हल निकल आता है। क्योंकि अगर हिसाब से हमें पता होता है कि किस उम्र में ये दांत इसका परमानेंट आना है और इसका ये दांत अभी तक मौजूद है, तो ये हमें इसको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा, या वेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। अच्छा जी, अरहम सलीम काले साहब पूछ रहे हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अफराद का कहना है कि ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है। जी जी, वो मैं ब्रशिंग टेक्निक में बताना भूल गया कि जो 2 दफ़ा आप ब्रश कर रहे हैं उसमें 2 मिनट से ज़्यादा आप ब्रश नहीं करें। 2 मिनट आप ब्रश करें, ठीक है, और उसमें बिल्कुल मिकदार जो है उसकी एक थोड़ी मिकदार लें, बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो, वो मिकदार आप लें और ब्रशिंग आप करें 2 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना, 2 मिनट से कम भी ना करें। और इसके अलावा आम रूटीन में सिर्फ आप ब्रश के ऊपर फोकस ना करें। मेरा असल मकसद आपको बताने का ये है कि खाने के फ़ौरन बाद आपने कुल्ली ज़रूर करनी है। एक तो सुन्नत भी है, सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। दूसरा हम जो मसूड़ों की बीमारियां हैं, दांतों की बीमारियां हैं, उनसे महफूज रह सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि हर 6 महीने बाद आप डॉक्टर को विजिट करें, अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। ये एक मेन सवाल है क्योंकि आजकल आपको पता है डॉक्टर्स का और डेंटिस्ट किस तरह के क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, तो इसके अंदर हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए डेंटिस्ट जब विजिट करें और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी हाँ, ऐसा आपने अच्छा सवाल किया क्योंकि अल-मुस्तफ़ा के कैंप्स की पंजाब का हमने विजिट नहीं किया और बलूचिस्तान का नहीं किया, लेकिन वहाँ से केसेस अलबत्ता हमारे पास आते हैं जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि डेंटिस्ट्री की क्या प्रैक्टिस इस वक्त पाकिस्तान में है। तो एक तो ये है कि ज़्यादातर लोग, मुझे नहीं मालूम, ज़्यादातर शायद पैसों के खौफ से या किस वजह से ज़्यादातर अताई डॉक्टर्स के पास जाते हैं। या तो उनको इल्म नहीं है कि वो अताई हैं, अताई डॉक्टर्स लोग ज़्यादातर क्या बाद में नुकसान होते हैं। एक तो ये कि आप जा रहे हैं दांत के मसले के लिए, वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन नहीं होती। अब स्टेरिलाइजेशन ना होने की वजह से आप जा रहे हैं छोटे दांत के मसले और पता चला है कि लेकर आ रहे हैं आप हेपेटाइटिस या HIV, ठीक है। तो वहाँ पर एक तो स्टेरिलाइजेशन का इशू होता है। दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट प्लानिंग्स हैं उनमें बड़ा मसला है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो डेंचर मतलब जो नकली दांत लगाने होते हैं उसमें ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसको और एक्रेलिक कहते हैं। वो डेंटिस्ट्री में बिल्कुल मना है, उसकी वजह से आप नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, और वो आपके कैंसर तक जा सकता है।
ये स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आम है ये कि लोग दांत लगवाने जाते हैं आमतौर पर अताइयों के पास, और वो इस मटेरियल से वो अगर मटेरियल आप जानना चाहें, लाल कलर का जो मटेरियल आपको मसूड़ों पे चिपका के दांत लगा देते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि फिक्स दांत लग गए हैं, लेकिन फिर वो बड़े मसले में तब्दील हो जाता है। फिर लोग आते हैं वहाँ से पैसे भी देकर आते हैं, मामला ख़राब करा के आते हैं, फिर आते हैं और फिर वो बड़ा जनरल देर का ट्रीटमेंट होता है बहुत। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है आप डेंटिस्ट के पास। एक तो ये कि आप प्रॉपर वो डिग्री खास तौर पर देखें कि वहाँ सफाई है या नहीं है। स्टेरिलाइजेशन पाउचेस को आप देखें, जो आप इंस्ट्रूमेंट वो लेकर आते हैं उसमें पाउच के ऊपर लिखा होता है, मुख्तलिफ कंपनीज के पाउचेस होते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि टर्न इनटू ब्लू और टर्न इनटू। तो अगर उसको पर प्रॉपर स्टीम लगी है, प्रॉपर स्टेरिलाइज हुआ है, तो वो जो कलर का लिखा होगा उसमें चेंज हुआ होगा, वो ये इंडिकेशन है कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेन सवाल मैं ये करना चाहूँगा, लोकल डॉक्टर जो बैठे हुए डेंटिस्ट बैठे हैं उनके पास जाते हो, उन्होंने एक बड़ा सा टेंट चलाया हुआ है, मोस्ट उसके अंदर पानी रखा हुआ, उसी के अंदर वो जिस पेशेंट को वो चाहे HIV एड्स का हो या कोई भी पेशेंट हो, उसके इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और बॉयल करने के बाद कहते हैं ये स्टेरिलाइज हो गया। क्या ये वाकई में स्टेरिलाइज हो जाता है या प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन मशीन चाहिए होती है इसके लिए? जी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्यूरेसी, कि आप एक्यूरेसी अगर चेक करना चाहते हैं, की बात तो ये कि वो इंस्ट्रूमेंट किसी कपड़े से निकल के नहीं आना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट पाउच के अंदर लिखी होती है कि उस पर 2 इंडिकेशन होंगे, उस पर लिखा होगा कि हीट यानी कि स्टीम पर ये इस कलर में चेंज हो जाता है, तो वो आप देख लें। अगर वो ब्राउन का इंडिकेशन दी हुई है कंपनी ने, ब्लू की इंडिकेशन दी हुई है, जिस भी कलर की इंडिकेशन दी हुई है ज़्यादातर ब्राउन की होती है कि अगर स्टीम लगी है तो वो ब्राउन में तब्दील हो गया। अगर तब्दील हो चुका है तो आप समझ लें कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हुई है। अदरवाइज जो ये गैस वाले जो ये सब चीज़ होते हैं इसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती। जो इलेक्ट्रिक ऑटोक्लेव्स आते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मियां मुजम्मिल सनी साहब कहते हैं कि वारिस साहब के दांत में दर्द रहता है, कोई मेडिसिन बता दें। देखिए ये इस तरह का मैं कुछ बता इसलिए नहीं सकता। इसके बाद आप मेरा पर्सनल नंबर ले लें, उस पर मैं जाहिर बात है फेसबुक पे आपसे रब्ता कर लें। सवाल और जवाब के बाद में कोई मेडिसिन बता सकता हूँ, इस तरह मैं मेडिसिन। अच्छा, एक सवाल और है, अहमद अली शाह साहब पूछते हैं कि बच्चे के दांत में गैप है, 1 साल का बच्चा है। देखिए एक जो बच्चों के दांत वो इस चीज़ की निशानी, पहले अगर आप मौजूद थे तो सवाल किया हुआ होगा कि दांत आगे पीछे आ रहे हैं, तो ये वजह आपके बच्चे को बाद में जब बड़ा होगा, जब परमानेंट दांत आएंगे, क्योंकि जो परमानेंट दांत होता है उसका साइज जो होता है वो डेसिडियस जो दांत होता है यानी कि दूध वाला दांत, उसके साइज से बड़ा होता है। तो जो दांतों में गैप होता है छोटे बच्चों के दांतों में पहले से, तो ये इस चीज़ की निशानदेही होती है कि जो उसके आने वाले दांत हैं वो अपनी जगह पर आएंगे, प्रॉपर आएंगे, खूबसूरत, तो उसमें आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में एक बात की थी कि गुटखा पान वगैरह जो लोग खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग इस मामले से दूर हटना चाह रहे हैं, अपने दांतों को दोबारा से प्रॉपर वे पे लाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या रिकमेंडेशन करना चाहेंगे? वो किस तरह अपने दांतों को दोबारा से नहीं कर सकते? जी हाँ, ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और रमज़ान चल रहा है तो ये बहुत अच्छा मौका है। एक तो ये कि इसके लिए एक आपको प्रॉपर विल चाहिए होती है कि जी मैंने छोड़ना है। एक सबसे बड़ी मोटिवेशन आप इस के अंदर लेकर आए कि हाँ जी मैंने छोड़ना है। दूसरा ये कि स्कैनिंग जब आप करा लेते हैं डेंटिस्ट के पास जाकर, तो उसका एक ये होता है कि आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि इंसान सोचता है यार कि मेरे दांत इतने अच्छे नज़र आ रहे हैं, साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, तो इससे मेरे दोबारा दांत खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि इस वक्त रमज़ान चल रहा है, अब लोगों को शिकायत ये होती है कि जी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं होता। तो रमज़ान है, रमज़ान में हम हर चीज़ को तर्क करते हैं, तो ये हमारे पास बेहतरीन मौका है। अगर हम इसको छोड़ना चाहते हैं, गुटखे, पान, नस्वार वगैरह जो भी ये नशे की आदत में मुब्तला लोग हैं, अगर उसको छोड़ना चाहते हैं तो रमज़ान उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि वो इस रमज़ान मुबारक के उसमें रोज़ा रखते हैं। तो समझें कि जो रमज़ान जिस वक्त रोज़ा रखा है उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो रोज़े के बाद भी, अगर रोज़े के दरमियान में उसमें छोड़िए, रोज़े के बाद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ,
कि कराची में जहाँ हम मुस्तफ़ा के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर एक जो हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर काम करते हैं, 60 साल उनकी उम्र है। तो जब वहाँ पर हमने जाकर काम शुरू किया तो वर्कर्स पे बहुत सख्ती की हमने कि आप ये नहीं खाएंगे, क्योंकि कराची में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ये छोटे बच्चे बूढ़े सब इस चीज़ में मुब्तला हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं तो उस वक्त से खाता हूँ कि जब माशाल्लाह लग रहा था और जब कर्फ्यू था तो उसमें हम छुप कर जाते थे खाने के लिए, आप कह रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल हमने उनसे सख्ती की, मोहब्बत भी थी और सख्ती भी थी, हम रोज़ाना चेक करते थे। लेकिन तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल से वो बता रहे हैं कि मैं खा रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया है। तो लोग छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें इसको। अच्छा, फैसल नदीम साहब ने सवाल किया था कि एक ब्रश को कितना अर्सा इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया, एक ब्रश को 3 मंथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा उससे पहले भी अगर आपको नजर हैं वो आगे पीछे इस तरह टेढ़े हो रहे हैं तो आप उस ब्रश को छोड़ दें। अच्छा, मोहम्मद अलीम साहब एक और सवाल कर रहे हैं कि क्या टूथपेस्ट एक ही कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए या बार बार चेंज करते रहना चाहिए? ये अच्छा इन्होंने सवाल किया है। एक तो पहली बात ये कि टूथपेस्ट आपको मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करना इसी तरह है कि आप बिला वजह कोई दवा खा रहे हैं। आप नॉर्मल जो कंपनीज के टूथपेस्ट होते हैं वो आप इस्तेमाल करें, और हर टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो आप उसको तब्दील कर लें। उसको तब्दील क्योंकि उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनकी हमें मुख्तलिफ उनकी ज़रूरत होती है। तो दांतों को हर तरह की इंग्रेडिएंट मिलता रहता है, किसी भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो क्या है कि ज़्यादती नहीं होती। तो ये अच्छा है कि अलीम ने अच्छा क्वेश्चन किया कि उसको तब्दील करते रहना चाहिए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मियां मुजम्मिल सनी साहब पूछ रहे हैं कि दांत टूट रहे हैं और सफाई नहीं होती, क्या सीधे हो सकते हैं? मतलब दांत टेढ़े हैं, सफाई नहीं हो सकती। सफाई नहीं हो सकती, जी हाँ। अगर ये बिल्कुल आपके हो सकते हैं। आपकी उम्र मुझे नहीं क्या है, इसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये 1 से 1.5 साल ये केसेस पे डिपेंड करता है। कम से कम 1.5 से 2 साल तो मिनिमम इसका दौरानिया है जिसमें कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल आपके दांत सीधे भी हो सकते हैं और उसके बाद आपको ब्रशिंग में भी ईजी होगा। एक सवाल और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जो ब्रेसिस के लिए कहते हैं कि ब्रेसिस लगवाने में बेहतर होता है या वक्त का इंतजार करना चाहिए? क्या खुद ही बच्चों को 15 साल की उम्र दांत टेढ़े हो तो ब्रेसिस लगवा लेते हैं, तो क्या बेहतर रहता है ब्रेसिस लगवाना? जी हाँ जी, देखिए ये केस पे डिपेंड करता है। मैं ये बहुत मतलब लंबा सवाल है, इसको बहुत बड़ी चीज़ों की जाती है, तो केस पे डिपेंड करता है। तो वो ब्रेसिस की आपने बात की, उन्होंने ब्रेसिस का ही पूछा था, तो ये ट्रीटमेंट आपको मौजूद है। तो ये है कि वो अब जब बच्चे को लेकर आते हैं उसके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेज होते हैं कि जो अप्लायंस यूज़ करके ही दांत वगैरह जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं होती ब्रेसिस की, तो वो डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में।